हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर कृषिकांत मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ पीएनएसटी के रिगार्डिंग, जिस चीज़ का हमें काफ़ी देर से बच्चों को इंतज़ार था, हमें इंतज़ार था, क्योंकि हम लोग भी बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे थे। क्योंकि जो पीएनएसटी होना चाहिए था वो हर साल होता है, तो पीएनएसटी 2021 जो है वो अभी तक नहीं हुआ था, जो कि लगभग अपने टाइम पीरियड से लगभग 1 से 1.5 साल डिले चल रहा था। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आज रिलीज़ कर दिया है पीईबी ने। ठीक है, 23 कब किया, 23/8 को, 23/8/2022 को किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उन्होंने काफ़ी लंबा एक नोटिस निकाला है, यानी जिसमें सारी डिटेल है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म आने से लेके भरने तक, एडमिट कार्ड तक, एग्ज़ाम तक और एडमिशन तक पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है उन्होंने। बट इतनी इन्फॉर्मेशन कोई पढ़ता नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती तो काफ़ी गलतियाँ करते हैं फॉर्म को भरने में, एग्ज़ाम को देने में, एडमिशन में पैनिक करते हैं, परेशान होते हैं। तो उसी चीज़ को मैं ईज़ी करने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को समझें। यदि कुछ की पॉइंट आपको लगता है तो उसे नोट डाउन कर लें जो आप भूल सकते हैं। और फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों ने फॉर्म गलत भर दिया था, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये गलती कोई दूसरा ना करे, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी लोगों को शेयर करना है जो भी बीएससी नर्सिंग या पीएनएसटी जिसको हम कहते हैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी उन्होंने की है और ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जो कि सिर्फ जनरली लड़कियों के लिए व्यापम के द्वारा लिया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ से महिला यानी कि गर्ल्स, फीमेल लड़कियां ही से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम पीएनएसटी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें कंप्लीट रूप से देने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। एक्चुअली बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कुछ उनका नोटिस को काट कर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको इकट्ठा किया है आपके लिए ईजी बनाने के लिए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट आएगी अभी आई नहीं है। ठीक है बेटा, अभी एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है वो अभी आई नहीं है। डेट आएगी 6 सितंबर को, बट उन्होंने अभी नोटिस जारी किया है कि 6 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 20 सितंबर तक है। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप 6 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक इसके अंदर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यही बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट 17 और 18 अक्टूबर है, जो कि मंगलवार और सोमवार को होने वाली है। तो यदि हम बात करें आज की डेट की और 17-18 अक्टूबर की बात करें तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, और इस टाइम में हम काफ़ी अच्छे से, यानी लगभग 1.5 महीने हैं, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। 1.5 मंथ कोई कम नहीं होते हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई हमारे कोचिंग के आसपास यानी इंस्टीट्यूट के आसपास रहता है या वो आ सकता है, तो बिल्कुल हमारा एक फ्री बैच है। ठीक है, फ्री बैच है पीएनएसटी के लिए, उसको ज्वाइन कर सकता है पीएनएसटी 2021 के लिए, और उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोई हो तो आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो यदि हम बात करें कि वो कोई भी जनरल का है, ठीक है, कोई भी लड़की यदि जनरल की है फीमेल, तो उसके लिए 400 रुपये फ़ीस है। यदि वो है एसटी, एससी, ओबीसी या अनरिज़र्व, ठीक है, अनरिज़र्व के लिए 400 है, बाकी एसटी, एससी, ओबीसी यानी जो अदर कैटेगरी होती हैं उनके लिए मात्र 200 रुपये है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी परीक्षा प्रणाली की सारणी की। तो बेटा जो ये 17-18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, सोमवार और मंगलवार को, ये 2 पाली में होगा, यानी 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम और सेकंड शिफ्ट। जो प्रथम शिफ्ट है वो होगी 9 से 11, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसी तरीके से जो सेकंड शिफ्ट है वो भी 2 घंटे का, यानी 2 से 4 होगा, 2 घंटे का होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि जो एग्ज़ाम टाइमिंग उससे आपसे पहले पहुँचना है, यानी रिपोर्टिंग टाइम क्या है 7 से 8, यानी आपको, और यदि सेकंड शिफ्ट है तो उसका क्या हो जाएगा 12 से 1, यानी एग्ज़ाम टाइमिंग से आपको 1 घंटे से 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो ध्यान रखिए एग्ज़ाम हर किसी के लिए नहीं है। पहले आपने कुछ कंडीशन तो पहले समझ में आ गया कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है, गर्ल्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि गर्ल्स के साथ वो गर्ल्स के लिए है जो मध्य प्रदेश की निवासी हो, यानी वो कहाँ पर रहती हो, यानी उसका जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो कहाँ का, डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है, और उसका आधार पंजीयन होना चाहिए, ये ज़रूरी है।
क्या होता है, कभी कभी बच्चों का आधार पंजीयन नहीं होता या आधार में कोई ना कोई गलतियां होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको सुधार लीजिए, सही करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि इन टाइम पर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अभी यदि आप में आधार में कोई गलती है तो उसे करेक्ट करा लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। साथ में क्या होगा कि आपके पास कोई पहचान पत्र के रूप में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना ज़रूरी है। अब वो आधार कार्ड इस पर काम कर जाएगा, बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है। तो वोटर आईडी कार्ड हालांकि जनरली बना नहीं होता हो तो बच्चों का, फिर भी कोई स्कूल का एडमिट कार्ड, ठीक है, या आपका जैसे हमने बोला कि आधार कार्ड, ये सारी कुछ डिटेल है जिसमें मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनके अंदर फ़ोटो होती है, वो आपको एग्ज़ाम के दिन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सीट की, कि जो पीएनएसटी की जो सीट है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग या पीएनएसटी के लिए जो सीट है वो क्या है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है सीट में। यदि यही हम बात करते हैं किसके लिए, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 4 कैटेगरी है, ठीक है। तो यदि हम बात करें एससी की, एसटी की, ओबीसी की और अनरिजर्व की, तो किनको कितना रिजर्वेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता एक्चुअली। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। यहीं यदि एससी है तो 16%, एसटी है तो 20% रिजर्वेशन है और ओबीसी है तो 27% का रिजर्वेशन यहाँ पर सीट में आपको मिलता है। तो इससे क्या है, इससे ये है कि जो ये क्यों बता रहे हैं उसका रीज़न है कि कट ऑफ में इसका फ़ायदा मिलता है। यदि आप कैटेगरी से हैं तो आपका कम मार्क्स में आपको कॉलेज मिल जाता है, और यदि एसटी एससी है तो और कम में मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस है तो कम में मिल जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल का जाता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट ईयर, यानी 2020 की हम पीएनएसटी की बात कर रहे हैं, तब जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 80 प्लस गया हुआ था। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 75 प्लस के समथिंग गया हुआ था। और यहाँ तक बात करें एससी एसटी की, तो यहाँ पर 65 या 60 प्लस कट ऑफ गया हुआ था। ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कभी कभी ये कट ऑफ बढ़ सकता है, तो ये 85 तक भी जा सकता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 80-75 तक, और एससी एसटी के लिए तो 60-65 तक। इतना मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है 2020 की बात करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी ये कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12वीं होनी कंपलसरी, यानी 10वीं के साथ 10+2 यानी कि 12th की बात हो रही है, 12th क्लास होना ज़रूरी है। और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश होना ज़रूरी है, और इनका परसेंट 45% से ऊपर आना ज़रूरी है, यानी 12th में आपके 45% प्लस होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप एमपी बोर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एमपी बोर्ड की। इसी तरीके से यदि कोई सीबीएसई में है तो उसके लिए भी कोई अलग से मतलब क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, सेम क्लास क्वालिफ़िकेशन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी लागू होती है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है आयु सीमा। आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट, यानी यदि कोई फीमेल बीएससी नर्सिंग का पेपर देनी चाहती है तो उसका मिनिमम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण होनी चाहिए। यानी जो 1 अक्टूबर 2021 निकल गया है लास्ट ईयर, तब तक उसकी 17 साल हो जानी चाहिए। और यदि वो मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 वर्ष, यानी 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यही हम बात करें, ये किसके लिए बात हो रही है, ये जनरल के लिए बात हो रही है। यहीं यदि हम बात करें एसटी एससी ओबीसी के लिए, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी वो 35 साल तक दे सकती हैं, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करती हैं वो 5 साल तक एक्स्ट्रा दे सकते हैं, यानी 35 साल तक उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर हम बात करते हैं
कि जो ये एज लिमिट है, जो एज आपको 17 साल है, जो भी आपकी एज है वो स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि 10th की मार्कशीट होगी, यानी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपकी जन्म तिथि को माना जाएगा, ठीक है, और उसके हिसाब से आपकी आयु यानी एज को कंफर्म किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई काउंसलिंग जो है उसमें क्या होगा। तो काउंसलिंग में मतलब प्रश्न पहले तो पेपर होंगे, पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का पेपर होगा, और इन सभी को मिलाकर, यानी हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन सभी के मिलाकर जो कंप्लीट मार्क्स होंगे, जो भी आपके पास आएंगे कंप्लीट मार्क्स, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी यदि आपने कोई क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कोई भी मार्क्स माइनस नहीं किए जाएंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में होते हैं कि वहाँ पर जैसे नीट का एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो वहाँ पर माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर ही डिसाइड होगा, यानी जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होगी उसी के हिसाब से होगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स नहीं चाहिए कि मतलब ये फिजिक्स में 15 नंबर आने ही चाहिए, आप कितने भी ला सकते हैं, यानी टोटल मार्क्स, जो आपके टोटल मार्क्स होंगे उसी के बेस पे मेरिट बनने वाली है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा अच्छी मेरिट बनेगी, कम आ गए तो कम बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से काम करना है। अब मान लो 2 लोग हैं, इसमें एक चीज़ और दी है 4.3 में कि मान लो 2 लोग हैं जिनके मार्क्स सेम आ गए, समान कुल अंक प्राप्त कर लिया किसी ने, तो फिर उसको किस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना, फिर जीव विज्ञान में जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। यदि उसमें भी बराबर हो गए तो फिर केमिस्ट्री के आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगा, यदि केमिस्ट्री में बराबर है तो फिजिक्स के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी, और यदि फिजिक्स में बराबर है तो फिर इंग्लिश के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी, किसके लिए, मेरिट बनाने के लिए। तो ठीक है, ये तो काफ़ी बात की बातें हैं, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि यदि आप कब रिज़ल्ट चेक करते हैं और आपके दोस्त के मार्क्स सेम आते हैं तो फिर जिसके मार्क्स बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे उसको प्राथमिकता मिलेगी रैंक में, और यदि उसमें भी सेम है तो केमिस्ट्री, और उसमें भी सेम है तो भौतिकी यानी फिजिक्स, और उसमें भी सेम आता है तो फिर अंग्रेजी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मेरिट पता चल जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो कि मोर इम्पोर्टेंट, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम कितने बच्चों के लिए, मतलब जितने भी बच्चे हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले हैं उनमें से कितने बच्चों को सिलेक्शन हो सकता है, यानी हमें कितने के अंदर आना पड़ेगा या कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा कि हमारे पास वो डिसाइड होता है सीट से, ठीक है। देखिए, सीट यदि कम रही तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, सीट ज़्यादा रही तो कम जाता है कट ऑफ। तो एक्चुअली मेन खेल किसका है, सीट का ही है। तो आइए देखते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर की। तो इंदौर में टोटल नंबर ऑफ सीट हैं जो 210 यानी 210 सीटें हैं, यानी काफ़ी सीटें हैं। इसी तरीके से हम भोपाल की बात करें, भोपाल के कॉलेज में 120 सीटें हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर की बात करें तो 120 सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ग्वालियर की बात करें तो 120 सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज रीवा की बात करें तो उसमें भी 120 सीटें हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज सागर की बात करें तो भी 120, यानी सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जिसमें 210 सीटें हैं, बाकी सभी में 120 सीटें हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल यदि हम सीट को देखें तो टोटल हमारे पास लगभग 810 सीटें हैं, और यदि मैं मतलब एक रैंक पर एक सीट यदि मिलती है तो आपको पूरे एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 810 रैंक में आना ज़रूरी है। हाँ, वो अलग बात है कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो उसकी रैंक छूट जाएगी तो आपको मिल जाएगी, यानी ओवरऑल मान लो तो हज़ार के अंदर जिनकी रैंक 1000 के अंदर आने वाली है एग्ज़ाम में, उनको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल 100% गारंटी है कि उनको मिल जाएगा, 100% गारंटी है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके पास काफ़ी टाइम है और लगे रहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये तो कॉलेज की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग का प्रशिक्षण काल है यानी स्टडी का टाइम है वो लगभग 4 वर्ष का है, ठीक है, यानी 4 वर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको 4 ईयर देने पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए, और साथ साथ इसी में आपकी ट्रेनिंग भी इंक्लूड है, यानी ट्रेनिंग भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और यदि कोई बच्चा एडमिशन के बाद छात्रावास
लेता है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो छात्रावास लेता है तो छात्रावास यदि खाली रहेंगे, ठीक है, रिक्त रहेगा तो ही मिलेगा, नहीं तो आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी एडमिशन के बाद कहीं रहने की, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे ना, तो बीएससी नर्सिंग के समय कोई भी फीमेल, इसमें देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मेरा काम है बताना। और मैंने पहले ही बोला ना कि इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे ध्यान नहीं देते और एडमिशन लेने के बाद उनको दिक्कत आती है। देखिए क्या लिखा है कि अवधि में, यानी जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रशिक्षण अवधि में, यानी जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें आप विवाह नहीं कर सकते, साथ में गर्भाधारण नहीं कर सकते। यानी दो चीज़ें, आप मैरिज और प्रेगनेंसी, यानी जो भी फीमेल कॉलेज लेगी, पढ़ाई कर रहेगी, तो उस समय वो मैरिज को और प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगी। यदि नहीं करती है ऐसा तो अयोग्य मानी जाएगी, यानी वो जो 4 साल का कोर्स है उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा जनरली अभी तक देखा नहीं है, बट ऐसे रूल में लिखा हुआ है, इस वजह से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस की कि भाई साहब फ़ीस क्या है। अब इस कुछ लोग सोच रहे होंगे फ़ीस अभी से क्यों बता रहे हैं। बेटा यदि एडमिशन हो भी गया, यदि आपके पास फ़ीस की व्यवस्था नहीं है तो फिर एडमिशन तो किसी और को मिल जाएगा। इसलिए आप पहले से ही फ़ीस, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे का इशू होता है, वो लोग पहले से फ़ीस की व्यवस्था करके रखें। यानी जो प्रशिक्षण है, यानी ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी 25,000 है, और कंप्यूटर फ़ीस आपकी 1,000 है जो कि एक ही बार देनी है, और 25,000 जो है वो हर साल लगेंगे, यानी 4 साल तक लगेंगे। यानी टोटल यदि मैं बात करूँ तो टोटल आपको 1,00,000 आपकी फ़ीस हो जाएगी। 1,00,000 आपकी क्या हो जाएगी, फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर शुल्क कितना होगा, 1,000 रुपये। कौंसल मनी क्या होगी, 500, जो एक ही बार देनी पड़ेगी, जो कि आपका जब आप एडमिशन छोड़ोगे, यानी जब आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको रिफंड भी हो जाएगी, यानी वापस भी मिल जाएगी। और ट्रांसपोर्ट फीस, यानी जब जैसे कि कॉलेज के थ्रू बस या वैन वगैरह है तो उसके लिए आपको 1,500 रुपये देना पड़ेगा हर साल। जो भी चीज़ें हैं ये साल की हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपको फ़ीस पे करनी है वो 28,000 पे करनी है। तो आप 28,000 की व्यवस्था कर लें। ये सिर्फ फीस है बेटा, क्यों, क्योंकि हॉस्टल यदि आपने लिया तो फ़ीस अलग हो जाएगी। आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फ़ीस वो है जब आप हॉस्टल नहीं लेते हैं। यदि आप हॉस्टल लेते हैं तो फ़ीस कितनी हो जाएगी, तो आइए देखते हैं। हॉस्टल की फ़ीस 6,000 रुपये साल की बेटा, यानी 28,000 आपकी टोटल फ़ीस थी, ठीक है। उसमें आप 6,000 और जोड़ दो साल के, और काउंसलिंग फ़ीस 1,000 और जोड़ दो, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है, ठीक है, लगभग 35, यानी 35,000 रुपये आप तो अपने पास रख कर चलें एडमिशन के लिए, ठीक है, ताकि उस समय जितना भी ज़रूरत पड़े आप उस समय पे कर पाएँ, आपको दिक्कत ना हो, यानी पैसे की वजह से आपका एडमिशन रद्द ना हो या आप एडमिशन ना ले पाएँ, ऐसा ना हो, ठीक है। इसलिए पहले से आप प्रिपेयर रहें। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ख़ास बात क्या है यहाँ की, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर आप पढ़ते हुए, मैं बच्चों को पता भी होगा जो मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ बेटा कि बीएससी नर्सिंग यदि लड़कियाँ हैं, यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट यदि आप डॉक्टर किसी वजह से नहीं बन पाए तो बच्चियों के लिए बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो बहुत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जब 4 साल आप पढ़ाई करते हो बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें आप काफ़ी मेडिकल फील्ड का काफ़ी नॉलेज ले लेते हो, तो आप खुद ही इतना सक्षम हो जाते हो कि चीज़ों को या अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो देश में मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी अभी भी वीक है, तो मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा भविष्य है। तो यदि 4 साल के आप कोर्स करते हो तो आपको अच्छा फ्यूचर मिल सकता है, और मिलेगा, गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब 4 साल की आप बीएससी करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो ख़ास बात यहाँ यही है कि आपको 3,500 रुपये 4 साल तक मिलेंगे। ऐसा कोई मैंने जनरली स्टाइपेंड के फॉर्म में, यानी कि आपको स्टाइपेंड के रूप में हर साल जो है महीने में, यानी एक महीने में 3,500 रुपये यानी 3,500 रुपये मिलेंगे। और ऐसे आपको 12 महीने यानी कि एक साल में कितना हो जाएगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक साल मिलेगा, हर साल मिलेगा। और ये कितने साल हैं, टोटल 4 साल। तो आप काउंट कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हर महीने यदि आपको कोई 3,500 भी दे रहा है तो आप अपने दम पर कुछ अपने लिए तो कर ही सकते हैं। तो इतना टेंशन की बात नहीं है, आप फोकस करिए अपनी स्टडी पर, और गवर्नमेंट के थ्रू आपको 3,500 तो मिल ही रहे हैं। ऐसा कोई भी
कोर्स नहीं है जहाँ पर पहले ही साल स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी बेटे लास्ट ईयर में इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, आपको हर महीने एडमिशन के बाद ही मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको बिल्कुल करिए, बेझिझक करिए। एक बहुत की पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट करूँगा, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं, ये की पॉइंट है इस कोर्स का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट में आप करते हो 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये फ़ीस देते हो, ऊपर से मिलना जाना कुछ नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज से करो, कम फीस है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हो और साथ में आपको पैसे भी मिल रहे हैं स्टाइपेंड के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होता तो कृपया उनको बताएं, इन्फॉर्म करें, और नहीं कर सकते तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दें, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उनको सारी डिटेल पता चल जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है कि प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेगा। तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे ना तो कुछ दिनों बाद प्रवेश पत्र इसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी MPPEB, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पे आ जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले ही आएगा, ज़्यादा पहले नहीं आएगा। तो आप बेशक रहे एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले आप वेबसाइट पर विजिट करते रहें, तो आपको यहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। देखिए लिखा है कि www.mppp.mp.government.in, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका परीक्षा परिणाम कहाँ मिलेगा। परीक्षा परिणाम भी कहीं नहीं मिलेगा, वहीं पर मिलेगा जहाँ पर पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि www.peb.mp.government.in। तो इस पर आपको प्रॉपर कॉन्टेक्ट में रहना है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दे दिया और भूल गए। आप हर 15 दिन, 1 हफ्ते में आप वेबसाइट को चेक ज़रूर करेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद भी और रिज़ल्ट के आने के पहले तक, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि भाई इसका ऑनलाइन सेंटर क्या है, परीक्षा केंद्र क्या है। ये भी ज़रूरी, क्योंकि कुछ लोगों को सेंटर डालना भी नहीं आता, उन गलती कर देते हैं सेंटर को लेके भी, कि पहला सेंटर आपको वही डालना है, ठीक है। यानी पहले अपनी प्राथमिकता, जब आप फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन तो परीक्षा केंद्र पूछेगा कि आप क्या डालना चाहते हो, तो जो आप पहले नंबर पे डालोगे प्राथमिकता वही होती है कि आपको वही मिलेगा। तो कृपया करके जो जिस शहर में रहता है आप उसी को अब सेंटर के फॉर्म में डालें, आपको ये जो सेंटर आपको चाहिए आप उसको डालें, वही मिलता ही है। ऐसा नहीं कि आपको डाल कुछ और मिले कुछ और, हाँ, बट प्राथमिकता के लोग पूछते ज़रूर हैं कि 3-4 सेंटर बता दो कि आप कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो या देना चाहते हो, बट वो देते वही हैं जो आपका प्रथम होता है। तो जैसे एग्जाम्पल कोई भोपाल गए तो भोपाल डालेगा और उसे भोपाल मिलेगा ही, 100% गारंटी। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसे कहीं और का सेंटर मिल गया हो, तो जो जहाँ डालेगा उसको वहाँ मिलेगा ही। बहुत रेयर होगा कि मैंने भोपाल, इंदौर और जबलपुर डाला तो मुझे इंदौर या जबलपुर में मिल रहा है, ये बहुत रेयर है कि इंदौर जबलपुर मिलेगा मुझे। पहले यदि मैंने भोपाल डाला तो भोपाल मिलेगा, तो ध्यान रखना। लेकिन गलती नहीं करना, एक चीज़ क्या करते बच्चे कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो जो ऑनलाइन फॉर्म जिससे भरा रहते हैं उस पर छोड़ देते हैं, बस वो डिटेल मांगता है देते रहते हैं। नहीं, आप चेक करेंगे एक एक पॉइंट। सेंटर की बात आएगी तो चेक करेंगे, मीडियम की बात आई तो चेक करेंगे, परसेंट की बात आई तो चेक करेंगे, कोई डिटेल यदि आप डाल रहे हो तो चेक करोगे, यानी कोई भी डिटेल। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि MPPEB में क्या होता है इकट्ठे फॉर्म भराते हैं, तो लोग नर्सिंग की जगह, ठीक है, NM का फॉर्म भर देते हैं या फिर वेटनरी या PAT का फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा ना करें, बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलती होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे होगी, बट बहुत लोगों से होती है। तो कृपया करके इस पर फोकस करें, ध्यान दें और कोशिश करें कि ये गलती ना करें, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। ये तो हो गया फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म क्यों भर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में PNST करना है, 2021 क्लियर करना है PNST का। तो यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना स्टडी होगा नहीं। हमारे पास एग्ज़ाम डेट मैंने बोला ना 17 और 18 अक्टूबर है, ठीक है, 17 और 18 अक्टूबर है, यानी कि सोमवार और मंगलवार को। जो कि आज से हम बात करें तो लगभग हमारे पास 1.5 मंथ हैं, ईजिली हैं वो, तो भी मैं कुछ दिन काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर बात करूँ तो लगभग 1.5 महीने हमारे पास हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपके पास अवेलेबल हूँ कभी भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दिया हूँ। यदि कोई डिटेल फिर भी छूट गई हो या आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ हमारा क्लियर नहीं है, डाउट, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहिए, और जो भोपाल के हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, जो कि हमारी कोचिंग है माँ शारदा कोचिंग MSCC के नाम पर, माँ शारदा कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर ऑफलाइन बैच इसके लिए चालू हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी चालू किए जाएंगे, जो कि लगभग फ्री होगा,
ठीक है। ये फ्री ही बैच होगा, बस उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टेस्ट फीस कुछ ऐड होगी, बाकी पूरा कोर्स फ्री होगा। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपका इच्छा है तो। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करें, ताकि जिनको अभी नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म आ चुके हैं और वो भी अपनी प्रिपरेशन और तैयारी चालू कर दें। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को काफ़ी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पीएनएसटी के बारे में सारी डिटेल मिल जाए। इसकी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या हिस्ट्री होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, इन चीज़ों की डिटेल भी मैं आपके साथ साझा जल्द ही करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।